Yes, good morning students. Today we will read the early post war years, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अर्ली ईयर्स आए, यानी कि शुरुआती सालों में क्या हुआ। पोस्ट का मतलब बाद में, वार के बाद। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम inaugurated an era of unprecedented growth of trade and income for the western industrial nation and Japan। जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम हुआ था ना शुरू, उसने इनोग्रेट किया, क्या किया, शुरुआत कर दी। इनोग्रेटेड का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना है, उद्घाटन करना है, यानी कि शुरुआत कर दी किस चीज़ की, एक ऐसे ईरा की जो कि बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड था, यानी कि जो बड़ा ही अभूतपूर्व था, अनोखा था। एक ऐसा युग शुरू कर दिया जिसमें क्या हुआ कि लोगों की, जो वेस्टर्न कंट्री है, जापान है जैसे, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, ग्रोथ और इनकम बढ़ गई। इन देशों के लोगों की, इन देशों की बढ़ गई, लोगों की तो क्या बोलेंगे, देशों की ही बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की भी हो गई। वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली एट ओवर 8% बिटवीन 1950 टू 1970। 1950 से लेके 1970 तक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो बढ़ के कितना हो गया, 8% बढ़ गया। 20 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। द ग्रोथ वाज ऑल्सो मोस्टली स्टेबल विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन। और यह ग्रोथ है ना मोस्टली स्टेबल रही। स्टेबल का मतलब कि जो ग्रोथ बढ़ रही थी ना उससे नीचे नहीं आई, ग्रोथ चलती रही। स्टेबल मतलब एक कंडीशन में वो चलती ही रही, तो उससे फ्लक्चुएशन नहीं आया, उससे नीचे नहीं आया। फ्लक्चुएशन का मतलब तो होता है कि ग्रोथ बढ़ जाना और फिर नीचे आ जाना, फिर बढ़ जाना, ये होता है फ्लक्चुएशन। तो 1950 से लेकर 1970 तक कोई भी ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं आया। फॉर मच ऑफ दिस पीरियड द एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जाम्पल एवरेज लेस देन 5% इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री। और वहीं काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट भी अच्छी रही। फॉर एग्जाम्पल एवरेज लेस देन 5% इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री, यानी कि वहाँ पे 5% से कम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट घटे ही नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे औद्योगिक जो राष्ट्र थे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी रही है, और आज भी वहाँ पे। दिस डिकेड ऑल्सो सा द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस एंटरप्राइजेज। और इस एरा में, यानी कि इस युग में क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी का और उद्योगों का, एंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यमशीलता। एंटरप्राइज का मतलब ये होता है कि उद्यमशीलता, यानी कि नया बिजनेस या नया इंडस्ट्री चलाना, और टेक्नोलॉजी ये भी बढ़ के आ गई, ये ज़्यादा बढ़ी इस टाइम पे। डेवलपिंग कंट्री वर इन हरी टू कैच अप विद द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री। और वहीं दूसरी ओर जो डेवलपिंग कंट्री थे, यानी कि जो अल्प विकसित देश थे, वो बहुत ज़्यादा हरी में थे, यानी कि जल्दी में थे कि ये देश है ना, उन देशों को वो कैच करने में, यानी कि इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी इंटरप्राइजेज को हम अपने यहाँ पे कैचअप कर ले। हम अब तक यही तो कर रहे हैं, हमारे इंडिया में अब तक यही तो हो रहा है ना, जो विदेशी टेक्नोलॉजी है, विदेशी इंटरप्राइजेज है, उन्हीं को तो लेके आ रहे हैं। 4G टेक्निक है, जो हमारे स्मार्टफोन की टेक्निक है, सारे उन्हीं के तो इंटरप्राइजेज है ना, वो ले रहे हैं अब तक। Therefore, they invested vast amount of capital importing industrial plant and equipment featuring modern technology। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, पैसा लगाया, काफ़ी बड़े लेवल पे कैपिटल, यानी कि पूंजी लगाई, इंपोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दिए। यूएसए के बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं, यूएसए के, यूरोपियन के, जापान के भी लगे हुए हैं, साउथ कोरिया के भी अपने इंडिया में। एंड इक्विपमेंट फीचरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और नई नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि एमएनसीज क्या होते हैं। ये एमएनसीज वही है, टेक्नोलॉजी और इंटरप्राइजेज को यहाँ पे ले आए, दूसरे देशों की जो टेक्नोलॉजी और इंटरप्राइजेज थे उनको इन्वेस्ट कर दिए यहाँ इंडिया में। जैसे व्हाट इज एमएनसी, एमएनसी क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर लार्ज कंपनीज दैट ऑपरेट इन ए सेवरल कंट्री एट द सेम टाइम। यह क्या है, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन होता है जिसमें कई सारे ग्रुप मिलके एक कॉरपोरेट बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिसका बिजनेस कई देशों के अंदर हो, तो उसे हम बोलते हैं एमएनसी। द फर्स्ट एमएनसी वर इस्टेब्लिश इन द 1920s। और वर्ल्ड में जो पहली एमएनसी थी वो 1920 में
क्या हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। मैनी मोर केम अप इन दी 1950s, और उसके बाद 1950s में बहुत सारी आ गई एमएनसी कंपनी। एंड 1960 एज यूएसए बिजनेस एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड, द वेस्टर्न यूरोप एंड द जापान ऑल्सो रिकवर्ड टू बिकम पावरफुल इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। जैसे कि आप देखोगे कि यूएसए ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया वर्ल्ड वाइड, कहाँ पे, वेस्टर्न यूरोप में, यूरोप के वेस्ट में। ऐसे ही जापान ने रिकवर किया, जापान ने भी अपने बिजनेस को काफ़ी बढ़ा, जापान भी तो बिजनेस कंट्री है। तो ये एमएनसी की ही देन है जिनसे कि उनकी इकोनॉमी भी रिकवर हुई है, जापान की बहुत ज़्यादा हुई है। यूएसए तो पहले ही वो था, रिकवर था, लेकिन जापान का तो आपको पता ही 1945 के बाद तो बहुत बुरे हालात हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो लड़ने वाला देश भी था, है ना, तो उसने बड़ी तरक्की की है इसमें। And the worldwide spread of MNC was a notable feature of the 1950s and 1960s। तो इस प्रकार 1950 और 60 में है ना, वर्ल्ड वाइड में एक नया फीचर आया, वो क्या आया, MNC का, मल्टीनेशनल कंपनी का। This was partly because high import tariffs imposed by different government forces MNCs to locate their manufacturing operation and become domestic producer in एज मैनी कंट्रीज एज पॉसिबल। तो यहाँ पे यही है कि दिस वाज पार्टली बिकॉज हाई इम्पोर्ट टैरिफ, ये है कुछ तो इस वजह से हुआ कि जो इम्पोर्ट किया ना, टैरिफ, टैरिफ क्या होता है, टैक्स, बैरियर होते हैं कि बाहर से विदेशों से कोई भी जो सामान आता है ना, विदेशी चीज़ें महंगी पता है क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है कि उनका यहाँ पे बॉर्डर में एंट्री करने के लिए टैरिफ लगा देते हैं, टैक्स लगाते हैं, इस वजह से महंगी होती है। ठीक है, इम्पोज बाय डिफरेंट गवर्नमेंट फोर्सेज एमएनसी टू लोकेट देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड बिकेम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जिससे कि ये कंपनियां, कुछ देश बड़े बड़े टैक्स लगा लेती हैं कि ये कंपनियां वहाँ पे जा नहीं सकती, तो फिर ये क्या करती है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ही काम कराती है। पता है कैसे कराती है, जैसे ऑडी है अपने यहाँ पे, BMW गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। अब वो कंपनी यहाँ पे आए इंडिया में, वो कंपनी अगर यहाँ पे आए, जैसे ये अभी थी हार्ले डेविडसन की जो एमएनसी कंपनी है यूएसए की, यूरोप की, यहाँ पे आए, तो उनको यहाँ पे आने के लिए ना ज़्यादा टैरिफ लगा रखा सरकार ने, सीधी सी बात है। तो वो यहाँ पे आ तो नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा पैसे दे, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, जैसे हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है टाटा है, जैसे टाटा से ही वो क्या देते हैं, ठेका देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई आप हमारी गाड़ियाँ तैयार करो, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे। ऐसे ही तो काम कराते हैं। जैसे सैमसंग वाले आएंगे यहाँ पे, सैमसंग वाले यहाँ की कंपनी को वो देते हैं ठेका, तो ऐसे कराते हैं फिर काम, ठीक है, टैरिफ से बचने के लिए, वो होता है टैक्स से बचने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है, वो वहाँ पे नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है और लोकल प्रोड्यूसर करते हैं। जैसे आप नाइकी के, फ्यूमा के ये जो शूज़ देखते हैं ना विदेश, एडिडास वाले, वो मैन्युफैक्चर यही होते हैं, वो कंपनी नहीं करती, वो कंपनी सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी देती है। यहाँ पे एमएनसी कंपनीज है, उनका तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे बिजनेस फैला हुआ है। जब कंपनी को एंट्री नहीं करने देते कुछ कंट्री, तो वो इस वजह से वो दूसरे तरीके से काम कराते हैं यहाँ पे, समझ रहे ना। टैरिफ क्या होता है, टैक्स इम्पोज ऑन ए कंट्रीज इम्पोर्ट, किसी देश के आयात के ऊपर हम क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, उसे हम टैरिफ बोलते हैं। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दूसरे देश से कोई भी चीज़ आती है उसके ऊपर हम जो भी टैक्स लगाती है सरकार, उसे टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ आर लेविड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, एंट्री के टाइम पे लगता है ये टैरिफ। एट द बॉर्डर और द एयरपोर्ट, बॉर्डर पे लगता है और एयरपोर्ट पे लगता है। अदरवाइज तो जो रेट यहाँ पे गोल्ड का है वो सऊदी अरेबिया में बहुत सस्ता पड़ता है, अगर वहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ पे तो ऐसे नहीं लेके आ जाएंगे, फिर सब टैरिफ इसलिए लगाते हैं विदेशी चीज़ों पे, उसकी भी कुछ अमाउंट होती है, कुछ % का वो करते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट पे लगता है या बॉर्डर पे करते हैं, जैसे सी बॉर्डर से आते हैं या एयरपोर्ट से आते हैं तो वहाँ पे टैरिफ लगाते हैं, कोई भी चीज़ आती है बाहर से। नेक्स्ट है डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ एक तो क्या होगा, डीकोलोनाइजेशन, यानी कि उपनिवेश अब खत्म होने लगे। डीकोलोनाइजेशन का मतलब यही था कि कॉलोनी बना रखा था, जिन देशों को गुलाम बना रखा था
वो क्या हो गए, डीकोलोनाइज हो गए और इंडिपेंडेंट हुए। इंडिया भी तो तभी हुआ इंडिपेंडेंट 1947 में। When the Second World War ended, the large parts of the world were still under European colonial rule. जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो संसार का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी यूरोपियन पावर्स के कंट्रोल में था। उनके ऊपर अभी भी कॉलोनियल रूल था, किनका, यूरोपियंस का। Over the next 2 decades, most colonies in Asia and Africa emerged as free. और अगले 20 सालों में बहुत सारी जो कॉलोनी थी, यानी कि जो गुलाम देश थे यूरोपियंस के, स्पेशली अफ्रीका में और एशिया में, तो वो इमर्ज हुए एज ए फ्री, यानी कि आज़ाद के तौर पे वो खड़े हुए। एंड इंडिपेंडेंट नेशन, और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। अपने देश की आज़ादी का सबसे बड़ा रीज़न भी यही था। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न यही था कि यूरोपियन पावर्स थी ना, वो वीक हो गई थी और ये इमरजेंस, वो फिर उन्होंने कॉलोनियों को यहाँ से छोड़ दिया है ना, और ये राष्ट्र फिर क्या बन गए, इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन गए। दे वर हाउएवर ओवरबर्डन्ड बाय पॉवर्टी, लेकिन हालांकि जिन देशों को उन्होंने कॉलोनी बना रखा था वो क्या हो गए, ओवरबर्डन हो गए, यानी कि उनके ऊपर बोझ बढ़ गया, किस चीज़ का, पॉवर्टी का, गरीबी का, एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, और उनके पास संसाधनों की कमी हो गई। एंड देयर इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर हैंडीकैप्ड, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके समाज पूरी तरह से अपंग हो गया था बाय द लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल। काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे विदेशियों ने जो शासन किया था। अपना देश जब आज़ाद हुआ था ना, अपने देश के पास है ना बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे उस टाइम पे, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थे। कुछ लोग कहते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, फर्स्ट सबसे ज़्यादा तरक्की है ना जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में हुई है। उनके 2 शासनकाल थे ना, सबसे ज़्यादा देश की तरक्की उन्होंने कराई है। जिस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, आज तक के जितने प्रधानमंत्री हैं सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया को बनाने का जो नींव उन्होंने ही रखी थी। कुछ लोग बोल देते हैं, आप अगर देखोगे ना फेसबुक उनके बारे में अलग अलग वो बातें करते हैं। उस टाइम पे सबसे बड़े चैलेंजेस थे पॉवर्टी के, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। जितनी गरीबी रेट आज है ना, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा थे। खाने के लिए यहाँ पे अनाज तक नहीं होता था उस टाइम पे, और वैसे ही अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी समाज में, है ना, और संसाधन भी नहीं थे। ये है भाखड़ा नांगल डैम है, जो ये इरिगेशन सिस्टम है यहाँ नॉर्थ इंडिया में, उन्होंने ही तो कराया था। ये उन्होंने ही तो यहाँ पे इनको अच्छे से बनाया। एम्स है हमारे, ये जो IIT वो है, वो सारे उन्होंने तो शुरुआत की थी। उन्हीं की दम पे तो आगे आए हैं। अब कहने वाले तो कह देते क्या किया, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था ना, देश के साथ है ना ऐसे हालात थे कि ये कहते थे कि ये उठ नहीं पाएगा इंडिया, ऐसा बोला था। वो शुक्र है कि उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे वो, ठीक है। तो उनका विज़न बड़ा हाई था। जो पढ़ा लिखा होता है ना, उनका विज़न लंबा होता आगे इन फ्यूचर में। अब उन्हीं का विज़न तो चल रहा है। आज देखो एम्स और IIT है हमारे यहाँ पे, जो बड़ी बड़ी IIT है, वही तो स्किल डेवलप कर रहे हैं अपने कंट्री में, और वही तो देश की तरक्की का काम करे। अब देखो कोरोना वायरस जो भी डिजीज आती है, चाहे इसरो में देख लो, कोई भी स्पेस का काम वर्क करना है तो कौन कर रहा है, वही तो करे, IIT नहीं तो कर रहे हैं, एम्स वाले डॉक्टर ही तो कर रहे हैं। ये शुरुआत किन्होंने की, उन्होंने तो की थी उस टाइम पे। ये विजन वो लेके आए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक वर डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्री। वहीं दूसरी ओर IMF और जो वर्ल्ड बैंक था वो डिजाइन किया गया था किस चीज़ के लिए, टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्री, यानी कि जो औद्योगिक देश हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्योंकि औद्योगिक देशों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा यही तो देगा IMF और वर्ल्ड बैंक। दे वर नॉट equipped to cope up with the challenge of poverty and lack of development in the former colonies। वो they were not equipped to cope up with the challenge of poverty, यानी कि जिन देश में पॉवर्टी का चैलेंज था और लैक ऑफ डेवलपमेंट हो रहा था, उन देशों के लिए नहीं पैसा दे रही थी, ये दे रही थी इंडस्ट्रियल कंट्री को। जो इंडस्ट्रियल कंट्री था उस टाइम पे, उनको दे रहे थे पैसा।
बट एज यूरोप एंड जापान रैपिडली रीबिल्ट देयर इकोनॉमी, लेकिन जैसे कि यूरोप और जापान तेजी से अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप कर रहे थे, यानी कि बढ़ा रहे थे वो, दे ग्रू लेस डिपेंडेंट ऑन IMF। अब वो जो इंडस्ट्रियल कंट्री थे वो अब कम डिपेंडेंट हो गए किसके ऊपर, IMF के और वर्ल्ड बैंक के। दस फ्रॉम द लेट 1950s, अब इस प्रकार 1950 के अंत तक द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बिगेन टू शिफ्ट देयर अटेंशन मोर टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। और इस प्रकार जो ये ब्रेटन वुड्स के जो इंस्टीट्यूशन थे IMF और वर्ल्ड बैंक, अब वो उन देशों को तरफ देखने लगे जो देश गरीब है और अल्प विकसित है, उनको पैसा देने लगे। जैसे हमारा देश है, एशिया के बाकी और देश है ना, उनको पैसा देने लगे 1950s के बाद। पहले तो उनको मिला, पहले इंडस्ट्रियल कंट्री को मिला, फिर वो डेवलप हो गए, उन्होंने पैसे लेना बंद ही कर दिया, वो तो उल्टा दान देने लगे उनको। ठीक है। एज कॉलोनीज मैनी ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर, जैसे कि बहुत सारे डेवलप्ड रीजन थे वर्ल्ड के, वो क्या थे, वेस्टर्न एम्पायर का पार्ट थे। नाउ आयरनिकली द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेसिंग अर्जेंट प्रेशर टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉवर्टी। तो अब क्या थी, अब आयरनिकली ये थी कि अब इन देशों के साथ विडंबना यही थी कि वो डेवलप तो हो गए, अब उनको है ना गरीबी से उठना है। आज़ाद तो हो गए वो, डेवलप नहीं कर, आज़ाद तो हो गए वो डेवलपिंग कंट्री जो कॉलोनी थी, अब उनको गरीबी से ऊपर उठना है और उनकी पॉपुलेशन ही बढ़ रही है। दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी डोमिनेटेड बाय द फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स। लेकिन अब उनके साथ एक और हो गया, जहाँ से उन्हें पैसे लेने ना जिन इंस्टीट्यूशन से, वो उन्हीं पावर के, जिन देशों के वो गुलाम थे ना, उनके ही अधीन काम करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, USA है ना, उन्हीं के अंडर में काम करते हैं वो, पैसे भी अब उनसे लेने। इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन द फॉर्मर कॉलोनियल पावर स्टिल कंट्रोल वाइटल रिसोर्स सच एज मिनरल्स लैंड इन मैनी ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनीज। और बहुत सारे जो कॉलोनियल पावर थे ना, जिन देशों के ऊपर उनके शासन थे, उनका अब भी बहुत सारे देशों के ऊपर क्या है, कंट्रोल है। आज भी बहुत सारी जगह पे उनका कंट्रोल है उनके ऊपर। Large corporation of other powerful countries, for example US, also often manage to secure right to exploit developing countries natural resources very cheaply। और तो देखो जैसे US है ना, सबसे पावरफुल कंट्री है, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे देशों के जो रिसोर्सेज है ना, सस्ते रेट पे ले रहा है, वहाँ से उनका रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन कर रहा है। USA के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज है, लेकिन वो फिर भी दूसरे देशों के ऑयल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट कर रहा है। उनको कह रहा है या तो तेल दे दे भाई, नहीं तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा, तेरे साथ बिजनेस नहीं करूंगा, तेरे देश को पैसे नहीं दूंगा। तो ऐसे करना पड़ता है, और डोनाल्ड ट्रंप यही तो करता था, और क्या करता है, US से वैसे भी कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप तो और भी ज़्यादा वो बुद्धिहीन व्यक्ति मिल गया था, इसलिए तो उसको हटाया गया है। उसने तो पूरे दुनिया में तबाही मचाई थी। अब क्या कह रहा है वो, 20 दिन का वो रह गया, कल न्यूज़ आई हुई थी, वो कह रहा था कि भाई मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर मिसाइल से वो करें ईरान के लिए अटैक के, पूछ रहा है सीनेट से, वहाँ के जो संसद है ना, उनसे सलाह ले रहा है वो 20 जून वो जैन तक रहेंगे, तो तब तक वो देख रहा है कुछ ना कुछ खेल बिगाड़ने की सोच रहा है वो। तो ऐसे भी तो होते हैं ना ये। तो इसमें क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री है उनका नुकसान होता है, और डेवलप्ड कंट्री का बेनिफिट में ही रहे हैं वो तो शुरुआत से अब तक। अमीर तो फायदे में ही रहते हैं, सीधी सी बात है। अपने यहाँ पे भी देख लो, अपनी सोसाइटी में, कंट्री में, और वहाँ पे भी। At the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth of the Western economy experienced in the 1950s and 1960s। वहीं दूसरी ओर जो डेवलपिंग कंट्री है उनको किसी भी प्रकार का कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला 1950s और 60s को। Therefore, they organized themselves as a group and the group of 77, उन्होंने 77 का ग्रुप बनाया टू डिमांड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडर। हाँ जी, तो फिर उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना लिया अपना G77, यस, टू डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड बाय NIEO दे मींट
a system that would give them real control over their natural resources। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिससे कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे वो क्या करेंगे, कंट्रोल रखेंगे। मोर डेवलप्ड असिस्टेंट, फेयरर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, उनको डेवलप के लिए सहायता मिलेगी, एक दूसरे की सहायता करने लगे। इन देशों ने बना लिया, डेवलपिंग कंट्रीज ने G77 नाम का अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक है भाई, अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी अच्छा होगा और हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। एंड द बेटर एक्सेस ऑफ देयर मैन्युफैक्चर गुड्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज मार्केट, जिससे कि वो डेवलपिंग कंट्री की मार्केट में वो अच्छी एक्सेस दे सके अपने प्रोडक्ट की। तो ये बनाया है G77 नाम का ग्रुप, किन्होंने बनाया, डेवलपिंग कंट्री ने। ठीक है, आज यही करेंगे, कल करेंगे एंड ऑफ द ईरा।